नरक की यातना मतलब इतना दर्द और इतना तकलीफ जिसे कोई इंसान सह ना पाए। शायद इस दुनिया में उससे कुछ बुरा नहीं माना जाता, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी है जिसके साथ इतना बुरा हुआ जो शायद नरक की यातना से भी ज्यादा भयानक था। ये था दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव पर्सन, जिसका डीएनए तक नष्ट हो गया था। उसके शरीर से जगह जगह से खून बाहर आ रहा था, उसके मसल्स टूट के गिर रहे थे, शरीर के अंग अपने आप शरीर से अलग हो जा रहे थे। उस इंसान की हालत इतनी बुरी थी और वो इतने दर्द में था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और ये जो इतनी बड़ी घटना हुई ना, इसके पीछे इंसान का लालच। और हाँ, इस वीडियो को गलती से भी छोटे बच्चे ना देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे देखकर अच्छों का दिल दहक जाएगा। तो चलिए आज का इस फाड़ू वीडियो को शुरू किया जाए। Masashi Ochi, 当時さん、多分その頃はすごい news of the incident flooded the Japanese media. かかる見込みが非常に低いということが ये साल था 1999 का और ये घटना हुई थी जापान में हिसेची उकी नाम के लड़के के साथ। ये जापान में ही रहता था और जेसीओ नाम की कंपनी में काम करता था। जेसीओ जापानीज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कंपनी। इस कंपनी का काम था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करना। और ये फ्यूल कोई आम फ्यूल नहीं होता था, ये न्यूक्लियर फ्यूल होता था जिसको बनाने के लिए यूरेनियम का यूज किया जाता था। ये जो जेसीओ प्लांट था ये किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम खतरनाक नहीं था, या शायद उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि पावर प्लांट्स में यूज किए जाते सेफ्टी प्रोटोकॉल। लेकिन इस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं था। इस फ्यूल को बनाने के लिए बहुत से डेंजरस मटेरियल का यूज किया जाता था और जिनको स्टील और मेटल की बाल्टियों में लाया जाता था। और यहाँ पर बहुत से प्रोसेस ऐसी होती थी जिन्हें मैनुअली कराई जाती थी, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। मतलब कि फ्यूल बनाने के लिए कुछ केमिकल्स को मिक्स करना, उसमें यूरेनियम डालना, ये ऑटोमेटिक मशीन में नहीं कराया जाता था, बल्कि ये काम करते थे यहाँ काम करने वाले वर्कर्स। लेकिन यहाँ पर पहले कोई हादसा नहीं हुआ था, इसलिए ना ही कंपनी ज्यादा सेफ्टी पे ध्यान देती थी, ना ही वर्कर्स। और वो वर्कर्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उन्हें नहीं पता होता था कि जो वो केमिकल्स के साथ खिलवाड़ कर रहे वो रेडियो एक्टिव है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी हुआ एक अचानक हादसा। कुछ दिनों से कंपनी का प्रोडक्शन काफी स्लो था और वो फ्यूल की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो अपने प्रोडक्शन को तेज करने के लिए उन्होंने यूरेनियम की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दिया। नॉर्मली यूरेनियम 5% यूज होता था, लेकिन कंपनी वाले अब 5% से ज्यादा डालने लगे। इस वजह से फ्यूल की प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ गई। लेकिन सुबह 10:30 बजे के करीब अचानक से जिस टैंक में फ्यूल को बनाने वाला मिक्सचर रखा जाता था उसमें से तेज ब्लू लाइट निकली, और ये हुआ था उस बढ़े हुए यूरेनियम की मात्रा के वजह से। जब ये घटना घटी तो वहाँ पर हितैषी उची और उसके 2 कोवर्कर वहीं खड़े थे। जो ये ब्लू लाइट निकल रही थी ये रेडिएशन था जिसकी चपेट में ये तीनों लोग आ गए। इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट्स के अकॉर्डिंग एक रेडिएशन जोन में काम करने वाला वर्कर 1 साल में 20 मिली सीवर्ट से ही कम का रेडिएशन झेल सकता है। जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता देता हूँ, जो सीवर्ट्स होती है ना, वो रेडिएशन की एक यूनिट होती है और इस यूनिट को यूज किया जाता है ह्यूमन पे रेडिएशन के पर हेल्थ को नापने के लिए। जहाँ पर साल भर में 20 मिली सीवर्ट का रेडिएशन लोग नहीं झेल पाते, वहीं एक झटके में ऊंची के शरीर ने झेला 17,000 मिली सीवर्ट। उसके साथ ही सिनिहारा ने 10,000 और दूसरे साथी यूकोकावा ने झेला 3,000 मिली सीवर्ट्स का रेडिएशन। मतलब ये रेडिएशन इतना ज्यादा था कि किसी भी इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ये सब एक झटके में नहीं होता, ये सब होता है बहुत स्लोली। जब हितैषी उठी रेडिएशन की चपेट में आया तो वो बेहोश हो गया। लोगों को लगा ठीक है ये बेहोश हो गया तो इसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसे और उसके दोनों साथियों को हॉस्पिटल ले जाया गया। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा, वो लोग सिर्फ बेहोश थे। लेकिन डॉक्टर्स को जब पूरी घटना पता
चली तो उन्होंने इनका रेडिएशन चेक किया और रेडिएशन लेवल देखकर डॉक्टर उस कमरे से भाग गए। फिर वो लोग पूरा सूट वगैरह पहन के ताकि वो लोग रेडिएशन की चपेट में ना आ जाएं। डॉक्टर सोच रहे थे जो ये ऊची नाम का बंदा है जिसने 17,000 मिलीसीवर्ट्स का रेडिएशन झेला है, ये अब तक जिंदा कैसे है। जब इसकी बॉडी का टेस्ट किया गया तो पता चला इस इंसान का डीएनए कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है, लेकिन ये अभी भी जिंदा है और इसके स्किन के जो सेल्स है ना मरने के बाद नए नए बन रहे हैं। इसकी वजह से इसकी जो स्किन है वो झड़ने लगी और डीएनए नष्ट होने के कारण सिर्फ स्किन ही नहीं झड़ रहा था, इसके बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स के टिश्यूज है वो भी धीरे धीरे करके डेड हो रहे थे। लेकिन ये सब किसी को दिख नहीं रहा था, ये सब ऊची अंदर ही अंदर झेल रहा था। 1-2 दिन के अंदर ही ऊची का शरीर बहुत ही भयानक दिखने लगा कि स्किन पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी और जगह जगह पे पूरे शरीर पर दरारें बन चुकी थी जिनमें से ब्लड निकलने लगा था। उसके शरीर से इतना फ्लूइड और ब्लड निकल गया था कि डॉक्टर्स ने उसे जिंदा रखने के लिए उसे लगातार नया खून चढ़ा रहे थे। साथ ही उसके शरीर में नए ब्लड सेल्स डाले गए क्योंकि उसके शरीर में नए ब्लड सेल्स बन ही नहीं रहे थे और वो दुनिया का पहला इंसान बना जिसके शरीर में ब्लड सेल्स ट्रांसफर किए गए थे। कि ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही था जो ऊची के साथ हो गया था। ये सब करीब 10 दिन तक चला। शरीर के मसल्स अपने आप टूट टूट कर अलग हो रहे थे, उसके शरीर में बड़ी बड़ी दरारें बनने लगी थी। उसके शरीर के एक एक अंग में इतना खतरनाक दर्द था जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। मतलब शरीर के छोटे छोटे छेदों में से खून बाहर आ रहा था। वो जब आंखें बंद करता या फिर पलकें झपकाता तो उसकी आंखों से भी खून बहता था। धीरे धीरे शरीर के मसल्स और अंदर के ऑर्गन्स गलने लगे। रोज उसके शरीर से 10 लीटर फ्लूइड बह जाता था जिसकी वजह से उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता था। लेकिन डॉक्टर्स उसे जिंदा रखने के लिए उसके शरीर में लगातार ब्लड सेल्स, नया ब्लड और साथ ही साथ फ्लूइड की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन उसके हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। और इन सब के चलते अचानक एक दिन उसका हार्ट बंद हो गया। हिटैची ऊची को शांति मिल गई और वो तकलीफ दूर हो गई। लेकिन अब आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि डॉक्टर किसी को भी ऐसे ही मरने नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे फिर से जिंदा करने की कोशिश की और जब उन्होंने ऊची को इलेक्ट्रिक शॉक दिए तो वो फिर से जिंदा हो गया। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक तो वैसे ही उसका पूरा शरीर खत्म हो चुका था और वो मरने के बाद जब फिर से जिंदा हुआ था तो उसके ऑर्गन्स कम्प्लीटली खराब हो चुके थे। उसी जैसे तैसे करके डॉक्टर्स ने जिंदा रखा। अब हालत इतनी बदतर हो चुकी थी कि उसके हाथ और पैर टूट के अलग हो रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने फिर भी उसकी बॉडी को स्टेबल रखा और फिर डॉक्टर्स ने उसकी फैमिली को बुलाकर समझाया कि अब अगर इसकी धड़कन बंद हुई तो हमें ये परमिशन दीजिए कि हम इस इंसान को फिर से जिंदा करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर्स भी ये समझ चुके थे कि इस इंसान का इस दुनिया से चले जाना ही बेटर सोल्यूशन है, क्योंकि ये सही तो हो नहीं सकता। ये जब तक जिंदा रहेगा तो तकलीफ में रहेगा। फाइनली 81 डेज तक तकलीफ और बेइंतहा दर्द को सहने के बाद ऊची का दिल फिर से बंद हो गया और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। He was resting in peace। इस पूरी घटना में ऊची की तो कोई गलती थी ही नहीं, क्योंकि वो कंपनी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था। उसके ऊपर जो काम कर रहे थे वो लोग जो करने को कह रहे थे वो ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से वो इतनी तकलीफ झेलेगा कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं झेली होगी। जब इस बारे में मैंने रिसर्च की तो मुझे बहुत से आर्टिकल्स दिखे। कुछ आर्टिकल्स में कंपनी को दोषी बताया गया था। उनमें लिखा गया था कि ये कंपनी की लापरवाही थी, उन्हें कंपनी में काम करने वाले लोगों की जान की फिक्र नहीं थी। और वहीं कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जहां पर कंपनी को नहीं बल्कि वर्कर्स को दोषी बताया गया है। उन आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग जो ये घटना हुई थी उसमें कंपनी की गलती नहीं थी बल्कि एम्प्लॉइज की गलती थी। उन्होंने कुछ मिस्टेक किया था, उन्होंने गलती से यूरेनियम का परसेंटेज चेंज कर दिया था। यहाँ पर गिल्टी कौन है, गलती किसकी है, इस बात की मायने नहीं रह जाते हैं, क्योंकि जेसी
सीओ कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिससे लड़ने की ताकत एक छोटे से एम्प्लॉय के परिवार में बिल्कुल नहीं थी। आपको क्या लगता है आखिर गलती किसकी थी? हमें कमेंट्स करके बताएं। लेफ्ट साइड में आ रही वीडियो को क्लिक करके एक ऐसे शैतान की कहानी सुनिए जिसका आधा शरीर बकरे की तरह और आधा शरीर इंसानों की तरह है। अगर आपको रियल घोस्ट वीडियोस देखना पसंद है तो अभी राइट साइड आ रहे आइकन पे क्लिक करके मेरे फर्स्ट चैनल पर जाकर देखिए।